हुकूमत, चारों ने मिलकर के ओपन फायरिंग की, जिसमें 1500 आदिवासी ऑफिशियली ब्रिटिश रिकॉर्ड्स में शहीद हुए। जो अनऑफिशियल डेटा है उसका तो कोई पता ही नहीं, लेकिन वो किसी किताब में नहीं है। 1922 में सिरोही में एक और ऐसा ही कांड हुआ। 2 गांव थे, लिलुड़ी बड़ली, ये भी भील आंदोलन का हिस्सा है। वहां पर भी 2000 से ज्यादा आदिवासी शहीद हुए, किसी किताब का हिस्सा नहीं है। आप सभी को जय जोहार, जय आदिवासी। साथियों, बिरसा मुंडा की जयंती के 150वीं जयंती के मौके पर आप सब लोग यहां पर आए और बहुत शॉर्ट नोटिस पर यहां पर आए, उसके लिए आप सभी का शुक्रिया और आप सभी का स्वागत है। जो विषय आज का हम लोगों ने रखा था वो है बिरसा मुंडा इतिहास से वर्तमान तक। रणेन जी उस पूरे इतिहास को खंगालने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरीके का इतिहास आदिवासियों का रहा है। आदिवासी इतिहास को लेकर के एक जो समझ गैर आदिवासी समाज के भीतर है, उस द्वंद्व को भी वो आपके सामने रख रहे थे कि किस तरीके से आदिवासी समाज को इतिहास में भी देखा जाता रहा है। अगर मैं उन्हीं की बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करूं तो आप देखेंगे कि पूरा का पूरा आदिवासी समाज, जिसको लेकर के आज की तारीख में कहा जाता है कि एक हाशिए का समाज है, एक पिछड़ा समाज है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये वो समाज है जो मेनस्ट्रीम खुद था। आज कहा जा रहा है कि ये मेनस्ट्रीम से बाहर है, लेकिन ये वो समाज था जो खुद मेनस्ट्रीम था, जिसके आसपास इस पूरी की पूरी जो हिंदुस्तानी सभ्यता जिसको हम कहते हैं, जिसकी बुनियाद रखी गई। आप देख लीजिए नर्मदा घाटी के किनारे उन आदिवासी बस्तियों को, जो सबूत हमारे सामने आज की तारीख में भीमबेटका और उसके आसपास के इलाकों में मिलते हैं, जो सबूत हमें सिंधु घाटी के किनारे मिलते हैं। उन सबूतों को जब आप देखेंगे, उन एविडेंस को जब आप देखेंगे, तो पता चलेगा कि एक बहुत उन्नत किस्म की सभ्यता हमारे सामने मौजूद थी, जिसे बाद के दौर में नष्ट कर दिया गया। लेकिन उसके बावजूद आदिवासियों ने अपनी उस परंपरा को जिंदा रखा और देश के अलग अलग हिस्सों में, चाहे वो सेंट्रल इंडिया हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट का पार्ट हो, या हिंदुस्तान का दक्कन का हिस्सा हो, वहां पर उस सभ्यता को, संस्कृति को, अपनी परंपराओं को जिंदा रखने की कोशिश की। और आज तक आप देखेंगे तो उस परंपरा को जिंदा रखे हुए हैं। और सवाल यह आता है कि बिरसा मुंडा या बाकी हमारे पुरखों की जो लड़ाइयां हैं वो किसके खिलाफ में है। एक पब्लिक में एक नैरेटिव चलता है कि औपनिवेशिक दौर में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ, जब पूरा अंग्रेजी रूल चल रहा है, उस दौर में जो आदिवासियों की लड़ाई है उसको लेकर के ये कहा जाता है कि ये लड़ाई तो केवल अंग्रेजों के खिलाफ है। ये नैरेटिव बहुत क्लियर है, हम बखूबी जानते हैं कौन लोग ये नैरेटिव चला रहे हैं, और उसको बहुत पोलाइटली वो उसको और दे देते हैं कि ये तो सिर्फ मामला मिशनरियों का मामला है। लेकिन ऐसा नहीं है। आदिवासियों की लड़ाई दिकुओं के खिलाफ है, आदिवासियों की लड़ाई उन गैर आदिवासियों के खिलाफ है, इंक्लूडिंग अंग्रेज, जो आदिवासी इलाकों में जाकर के शोषण और दमन कर रहे थे, आदिवासी संस्कृति को नष्ट करने का काम कर रहे थे। उन सब के खिलाफ आदिवासियों की लड़ाई थी। वो चाहे हिंदू हो, चाहे इस्लाम के मानने वाले हो, चाहे जैन सिखिज्म के मानने वाले हो, चाहे क्रिश्चियनिटी के मानने वाले हो, उन सब के खिलाफ आदिवासियों की लड़ाई थी। और हम बखूबी जानते हैं कि किस तरीके से अंग्रेजी हुकूमत के दौर में आदिवासी इलाकों में गैर आदिवासियों को ले जाकर के बसाया गया। जमींदारी सिस्टम जिसका जिक्र किया जा गया, अंग्रेजों के आने के बाद आदिवासी इलाकों में गैर आदिवासियों को लाकर के अंग्रेजों ने जमींदार बनाया। जमीनों का मालिक अंग्रेजों ने गैर आदिवासियों को बनाया। वहां डायरेक्टली उन्होंने अपने कंट्रोल में नहीं ली चीजें। शुरुआत होती है गैर आदिवासियों को जमींदार बना करके, और लड़ाई की बगावत की वजह भी यही हुई। उन्होंने गैर आदिवासियों को व्यापारी बना करके
महाजन के तौर पर, सूदखोर के तौर पर, व्यापारी के तौर पर उन इलाकों में लेकर के आया गया और उस इलाके की डेमोग्राफी को बदलने की कोशिश की। और उसी का नतीजा आज की तारीख में देख लीजिए, गैर आदिवासी इलाकों में आदिवासियों की संख्या कम होती गई और गैर आदिवासी आज की तारीख में मेजोरिटी में है। यह सवाल आता है कि भाई आदिवासी इलाकों में आदिवासी ही माइनॉरिटी में नंबर्स में कैसे कम हो गए? तो पता चलेगा कि अंग्रेजी हुकूमत के दौर में जो पॉलिसी शुरू हुई कि गैर आदिवासियों को लाकर के बसाया जाए, वो पॉलिसी आज भी बदस्तूर जारी है। और आज भी आप देखेंगे तो झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, गुजरात, राजस्थान, ये पूरा का पूरा सेंट्रल इंडिया की बेल्ट में आपको पता चलेगा कि आदिवासियों के नंबर्स घटते जा रहे हैं और गैर आदिवासियों के नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। ये मामला सिर्फ धर्मांतरण का नहीं है। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग कोई दूसरा धर्म जो है ज्वाइन कर लिया और उसको चलते जनसंख्या उनकी कम हो गई, नहीं। गैर आदिवासियों को पॉलिसी के लेवल पर अंग्रेजी हुकूमत के दौर में और उसके बाद के दौर में भी लाकर के बसाया गया और इसीलिए वहां पर आपको एक वजह लड़ाई की आज भी दिखती है। आए दिन वो मामला चलता है। तो पहला काम था, उस डेमोग्राफी को बदलने की कोशिश अंग्रेजी हुकूमत के दौर में हुई और उसके खिलाफ बगावतें शुरू होती हैं। दूसरा मामला, अंग्रेजों ने आकर के यहां पर कुछ नए एक टर्म हम लोग इस्तेमाल करते हैं, रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अंग्रेजी दौर में जब इस टर्म को कॉइन किया गया, रूल ऑफ लॉ, तो हम इस बात को समझ लीजिए, जो हुकूमत इस रूल को एस्टेब्लिश करना चाह रही है, जो वो रूल बनाना चाह रही है, जाहिर सी बात है वो हमारे हित में तो नहीं था, वो गैर आदिवासियों के हित में था और अंग्रेजों के हित में था। और उन्होंने कानून के शासन के नाम पर कानून बनाना शुरू किया, जिसमें पहला कानून जो है आप देख लीजिए, फॉरेस्ट एक्ट के तौर पर दिखता है। और फॉरेस्ट एक्ट बनाकर के उन्होंने कहा कि इस इलाकों में जितना भी जंगल की जमीन है उनका पहले कैटेगराइजेशन किया गया, रिजर्व फॉरेस्ट, अनरिजर्व फॉरेस्ट, और अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करके, चरागाह करके और बाकी कम्युनिटी लैंड, और वो सब कैटेगराइजेशन करके उन्होंने कहा कि सारी जमीनों का मालिक अंग्रेज है, सारी जमीनों का मालिक स्टेट है। दूसरी चीज उन्होंने एक बात और कही कि अगर आपको ये साबित करना है कि ये जमीन आपकी है तो इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट लेकर के आना पड़ेगा। अब एक चीज बताइए, आदिवासी इलाकों में, आदिवासी समाजों के बीच में डॉक्यूमेंट की कोई वो ही नहीं है, मैकेनिज्म नहीं है। जो कानून अंग्रेज लेकर के आए, अंग्रेजों ने ये डॉक्यूमेंटेशन की प्रोसेस शुरू की। उस डॉक्यूमेंटेशन की प्रोसेस में आप उनसे डॉक्यूमेंट मांग रहे, जिनके पास डॉक्यूमेंट है ही नहीं, और ये कह करके पूरा जंगल का इलाका उन्होंने छीन लिया। 1927 में इसमें अमेंडमेंट करते हुए एक बात कही गई कि अगर कोई व्यक्ति, कोई आदिवासी परिवार या आदिवासी समाज या कोई गांव किसी जमीन पर यह क्लेम करता है कि यह जमीन मेरी है, तो उसे विदिन 3 महीने के भीतर, विदिन 3 मंथ, अपना क्लेम कोर्ट में प्रूव करना होगा। कोई इस लाइन पर क्लेम नहीं कर सकता है कि मैं यहां रह रहा था या मेरे पुरखे रह रहे थे कि उनके भी पुरखे यहीं रह रहे थे। इस लाइन पर जमीन का मालिकाना हक नहीं दिया जाएगा। 1927 में यह बात क्लियर कर दी गई थी और आजादी के बाद भी यह लाइन आज भी कानून में मौजूद है। कायदे से तो आजादी के साथ इसे बदल जाना था, लेकिन नहीं बदला। आज भी यही लाइन है कि जिस जमीन पर आपके पास कागज नहीं है वो जमीन आपकी नहीं है, भले ही आप उस जमीन पर हजारों सालों से क्यों नहीं रह रहे हो। जो कानून अंग्रेज लेकर के आए, उन्होंने हमारी जंगल की पूरी जमीन को छीन लिया। आजादी की बाद की सरकारों ने उन्हीं कानूनों को और मजबूत किया। इस कानून को बचाने के लिए, इस कानून को और मजबूत करने के लिए एक डिपार्टमेंट लेकर के आए, जो हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा लुटेरा डिपार्टमेंट है, जिसका नाम है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वन विभाग जिसको कहते हैं, चोर। ये वो डिपार्टमेंट था जिसको इस कानून का प्रोटेक्शन करना था और ये इंश्योर करना था कि इन इलाकों में इन इलाकों में आदिवासी वापस आना जाए, कोई जंगल की लकड़ी से लेकर किसी भी चीज का इस्तेमाल ना कर ले। और वो डिपार्टमेंट आज भी बदस्तूर जारी है और उसका काम जो अंग्रेजों के लिए करता था, वो काम आज भी सरकारों के लिए कर रहा है। तीसरी चीज,
उन्होंने और तमाम तरीके की पॉलिसीज लेकर के आए। सर बता रहे थे जब बक्सर और प्लासी की लड़ाई के बाद जब जमींदारी बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी ले ली, कुछ दिनों बाद उन्होंने फौजदारी भी ले ली और कुछ राजस्व के लिए पॉलिसीज बनाना शुरू किया, जिसमें एक तो रैयत बाड़ी थी, एक जो है आपका महालवाड़ी थी और एक स्थायी बंदोबस्त था जिसे परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं। इन तीनों के नाम से फिर से जंगल से बाहर की जमीनों को फिर से छीन लिया गया, पूरी जमीनें छीन ली गई। आजादी के बाद जो भूमि सुधार कानून बने 1952 के कानून में कहा गया कि लैंडलेस लोगों को जमीन पर मालिकाना हक दिया जाएगा, लेकिन आदिवासी इलाकों में यह लागू नहीं किया गया। पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में हुआ, आदिवासियों के केस में यह नहीं आया। तो जो लड़ाई, जो सिचुएशन बिरसा के दौर में थी, वो सिचुएशन लगभग वही है। एक कोट मैंने अपनी किताब में किया है, प्रोफेसर जो कुमार सुरेश सिंह का जिक्र कर रहे थे, मैं उसको रिपीट कर रहा हूं। कुमार सुरेश सिंह जी लिखते हैं, वो एक डॉक्यूमेंट को कोट करते हुए कि घोड़ों की आवश्यकता होने पर कोल शब्द यहां आदिवासियों के लिए इस्तेमाल किया गया है। कोल को उसका दाम अदा करना था। जब जमींदार को पालकी की जरूरत होती तब मुंडा उरांव न केवल पालकी के दाम देंगे बल्कि उसे ढोएंगे भी। जमींदारों के सभी खर्च, यहां तक कि उनके गायक, दूध देने वाली गाय और पान का खर्च भी आदिवासियों को देना होगा। यदि किसी जमींदार के यहां कोई मृत्यु हुई है तो उसका क्रियाकर्म का सारा खर्च उरांव, मुंडा और अन्य आदिवासियों को देना होगा। जमींदार के घर किसी का जन्म होने पर भेंट आदिवासियों को देनी होगी। यदि किसी ठेकेदार को अदालत से सजा हो गई तो उसका जुर्माना आदिवासियों को देना होगा। यदि किसी आदिवासी के घर में किसी का जन्म हुआ या शादी हुई तो उसका भेंट, नजराना, वो भी आदिवासियों को, ठेकेदार और जमींदारों को देना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त उनकी बेगार भी करनी थी। यह स्थिति औपनिवेशिक दौर की है। यह सिर्फ क्योंकि के सिंह साहब लिख रहे हैं झारखंड, छत्तीसगढ़ और उस इलाके के केस में, लेकिन मैं राजस्थान के केस में भी बता देता। 1903 में मेवाड़ स्टेट ने शादियों पर टैक्स लगाया था, 3 रुपया। दोनों पार्टियों को मिलकर के टोटल 6 रुपए स्टेट को जमा कराने थे। उस दौर में 6 रुपए में पूरी शादी निपट जाती थी। उस दौर में 6 रुपए उन्होंने टैक्स लगाए। और सिर्फ शादियों पर टैक्स एक बात नहीं है, मेवाड़ स्टेट ने कलेवा टैक्स लगाया। कलेवा कहते हैं हम लोग ब्रेकफास्ट को। घोड़ा कंबली राग जो है, लाग बेसिकली जो है स्पॉन्टेनियस, या ये कह सकते हैं कि रेगुलर टैक्स नहीं होते थे। तो सर्दियों के मौसम में जब जमींदार साहब टैक्स वसूल करने आते थे तो सर्दी ना लग जाए घोड़े को, उसकी घोड़े को बचाने के लिए जो उसके शरीर पर कंबल डाला जाएगा उसका टैक्स। बाईजी ने बेर लाग, बेर जो हम लोग खाते हैं, बेर। एक बार जमींदार साहब टैक्स वसूल करने आए, अपनी बेटी को ले आए, बेटी को बेर बहुत पसंद आया। हर साल अब बेर के सीजन में टैक्स आपको पे करना है। 180 प्रकार के टैक्स अकेले मेवाड़ स्टेट के भीतर उस इलाके के लोग दे रहे हैं, जिसमें इंक्लूडिंग आदिवासी हैं। तो स्थितियां सिर्फ आदिवासी इलाकों में, सिर्फ उस हिस्से में नहीं है जहां अंग्रेज रूल कर रहे हैं, वैसी ही स्थितियां वहां पर भी हैं जहां अंग्रेज रूल नहीं कर रहे हैं। तो उस दौर में बिरसा की लीडरशिप में एक मूवमेंट होता है, और वो मूवमेंट ऐसा नहीं कि ऑल ऑफ सडन हुआ। सर ने बताया बहुत अच्छे से कि उससे पहले कितना कुछ चल रहा है। सरदार आंदोलन चल रहा है और तमाम तरीके के आंदोलन चल रहे हैं। 1857 हो चुका है। उससे पहले आपका झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और इस पूरे हिस्से में देख लीजिए। 1857 में हमने सबने सुना, खूब बहुत सारे राजा रानियों की कहानी हमने सुनी, सबके बारे में जाना, लेकिन किसी आदिवासी आइकन्स के बारे में हम नहीं जानते कि किसी ने शहादत भी दी थी। 1857 में आप देखेंगे तो गोंडवाना का आखिरी राजा है शंकर शाह और उनका बेटा रघुनाथ शाह, जिसे आज के मॉडर्न डे जबलपुर में अंग्रेजों ने तोप से बांध करके उड़ा दिया था, लेकिन हम नहीं जानते। महाराष्ट्र के बॉर्डर का हिस्सा चंद्रपुर, वहां पर एक और राजा है, आदिवासी राजा बाबूराव सेठमा के, उसे उड़ा दिया गया, उसे फांसी दे दी गई, हम नहीं जानते। लगभग 20 सालों तक मालवा का रीजन, जो आपका रतलाम, अलीराजपुर, झाबुआ, मध्य प्रदेश का ये हिस्सा जो राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के बॉर्डर का हिस्सा है, इस इलाके में जो है आपका टंडा भील का मूवमेंट चल रहा है, और बहुत लंबे समय तक चला, लगभग 20 साल तक चला, जहां वो लगातार
जिसको आज बहुत प्रेज किया जा रहा है, सिंधिया फैमिली, उनके रूल के खिलाफ और अंग्रेजों के जॉइंट रूल के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। और उस लड़ाई को सिर्फ वो लड़ाई इतना नहीं है कि वो अपने लेवल पर, वो लड़ाई का लेवल यह है कि उन्होंने 137 गांवों की जमींदारों को, जो जमींदार थे, उनको खत्म कर दिया और वहां की सारी जमीनें उन्होंने 1870 के दौर में आदिवासियों में बांट दी। 137 गांवों की जमींदारी। वहां पर एक मामला चल रहा है। बिरसा के साथ साथ एक और आंदोलन छत्तीसगढ़ में चल रहा है गुंडाधुर की लीडरशिप में, जहां बस्तर रियासत पर आदिवासियों ने पूरा अपना कब्जा कर लिया। वहां के राजा जो अंग्रेजों के साथ मिलकर के रूल कर रहे थे, उसके शासन को खत्म कर दिया। तो हम इस दौर को जब देखते हैं, जिस जल जंगल जमीन के नारे की हम लोग बात कर रहे हैं, ये वही दौर है जब कोमरम भीम की लीडरशिप में मॉडर्न डे तेलंगाना का जो हिस्सा है, आदिलाबाद का हिस्सा, जो आज की तारीख में कोमरम भीम नगर के नाम से जाना जाता है। एक फिल्म आई थी कुछ दिनों पहले, RRR। उस RRR में जो एक कैरेक्टर है जो शेर से लड़ते हुए दिखाए, वो कोमरम भीम का कैरेक्टर है। इतिहास के साथ एक और ट्रेजेडी बड़ी गजब है, खास करके आदिवासियों के साथ में। आदिवासी आइकॉन्स को लेकर के हम लगातार एक चीज देख रहे होंगे, तमाम पूरे देश भर में आज 150वीं जयंती अगले एक हफ्ते मनाई जाएगी। उसमें एक शब्द लिखा हुआ है नाम में, टाइटल में, भगवान बिरसा मुंडा। हमने नहीं लिखा। ऐसा नहीं है कि हमने कोई गलती की है, जानबूझ के नहीं लिखा, क्योंकि हमें पता है भगवान बनाने की ये जो कोशिश चल रही है आदिवासियों को, असल में उन्हें जमीन से उखाड़ने का प्रयास है। आप भगवान बना करके आप उनके मूल जो लड़ाई है उससे अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पुरखे भगवान नहीं हैं, हम इस बात को लगातार हर मंच से कह रहे हैं। आपका भगवान का नोशन और हमारे भगवान का नोशन एकदम से अलग है, और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि हमारे पुरखे लड़ रहे हैं। वो देवता वाले भगवान नहीं है जो आप बनाना चाह रहे हैं। और इसीलिए जब आप देखेंगे तो ये लगातार चल रहा है। उस फिल्म में भी कोमरम भीम को हनुमान के कैरेक्टर में दिखाने की कोशिश हुई, और ये पहली बार नहीं हो रहा है जब आदिवासी आइकन्स को किसी न किसी के नाम पर या किसी देवता से या देवी से एसोसिएट करने की कोशिश चल रही है, और ऐसा इतिहास खूब लिखा जा रहा है। मैं जिस समाज से आता हूं, मीणा समाज से, हमारा इतिहास कहा गया कि आप डायरेक्टली विष्णु के वंशज है। बोले कि मीणा बनता है मीना से, मीना बनता है मीन से, और मीन होता है मछली, और मछली विष्णु का अवतार है, तो आप सीधे डायरेक्टली विष्णु के वंशज है। गजब ट्रेजेडी है। हम डायरेक्ट क्लेम है हमारा कि हम विष्णु की औलाद हैं। ये जो पूरा का पूरा आदिवासी आइकन्स के साथ, आदिवासी इतिहास के साथ जो खेल हो रहा है, ये एक समस्या है। एक और दूसरी समस्या है जहां आदिवासी आइकॉन्स को आदिवासी नहीं माना जा रहा है। हम सब ने जो है हल्दी घाटी की लड़ाई सुनी है, सब जानते हैं। हल्दी घाटी की लड़ाई में महाराणा प्रताप के योगदान को सब बखूबी जानते हैं। उनके साथ में एक और नाम आता है, राणा कुंजा भील का। पिछले 10 साल से हम इस बात को लेकर के परेशान हैं कि हम कह रहे हैं कि हमारा पुरखा, जिसका पूरा नाम राणा कुंजा भील है, दूसरा कह रहा है कि नहीं, वो भील नहीं है, वो राजपूत है, वो हमारा पुरखा। हम कह रहे हैं बाप हमारा है, वो कह रहे हैं नहीं, हमारा बाप है। और हम अपने बाप को अपना बाप नहीं साबित कर पा रहे हैं। और वो सिर्फ राणा कुंजा के साथ नहीं है वो लड़ाई, वो आप देखेंगे तो पता चलेगा छत्तीसगढ़ के पहले स्वतंत्रता सेनानी जो है वीर नारायण सिंह के साथ भी वही लड़ाई चल रही है, वहां भी वही सब चल रहा है। तो ऐसे में जब आप देखेंगे तो लगातार इस तरीके की जो है सिचुएशंस चल रही हैं कि जहां आदिवासी आइकॉन्स को कोई दूसरा हड़पने की कोशिश कर रहा है, आदिवासी इतिहास को एक नए नैरेटिव में डालने की कोशिश हो रही है। और इसीलिए बिरसा मुंडा को याद करना बहुत जरूरी है कि उन्होंने जो लड़ाई जल जंगल जमीन और अपनी संस्कृति को बचाने की शुरू की थी, वो लड़ाई बदस्तूर आज भी जारी है। ऐसा नहीं कि आज खत्म हो गई। बिरसा के दौर में बिरसा ने अपना एक नया पूरा पंथ शुरू कर दिया बिरसाइत के नाम से।
आज आदिवासी इस बात को लेकर के लड़ रहा है, वो पहचान नहीं पा रहा है मेरा धर्म कौन सा है। उसकी लड़ाई ये है, आजादी के पहले तक उसे पता था कागजों में कि उसका धर्म जो है उसका नाम लिखा हुआ है ट्राइबल रिलीजन, इंडिजिनियस रिलीजन या प्रिमिटिव ट्राइब या एनिमिज्म के नाम से उसका रिलीजियस कोड था। आजादी के बाद वो भी छीन लिया गया। अब वो उसके सामने संकट ये है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी इसी तक सीमित है, इसके अलावा आपको ऑप्शन ही नहीं है कि आप चाहते हैं कि आपका रिलीजियस कोड हो। मैं अपनी पहचान दर्ज कराना चाह रहा हूं, सरकार कह रही कि नहीं करा सकते। उस दौर में भी यही था, उस दौर में भी यही हो रहा है। वो क्लेम कर रहे हैं कि आप ये नहीं कर सकते हैं। तो उस बिरसायत को उस दौर में, बाद के दौर में एक्चुअली हुआ है कि वैष्णविज्म से जोड़ दिया गया, कह दिया गया कि पूरी लड़ाई जो है बिरसा वैष्णविज्म का झंडा उठा करके, वैष्णव पंथियों का झंडा उठा करके आगे लड़ रहे हैं क्योंकि मिशनरी सामने है। लेकिन ऐसा नहीं है। उनकी टीचिंग्स में उनके आसपास के लोगों पर वैष्णविज्म का प्रभाव दिखता है, यह बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन यह नहीं है कि वो वैष्णव पंथी हैं या वैष्णविज्म का झंडा उठा करके आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि आदिवासियों को लेकर के एक बात बहुत कह देना ऐसे बहुत क्लियर जरूरी है, वो यह है कि आदिवासी इस धरती के पहले लोग हैं। धर्म का आना बहुत बाद की कहानी है। आप तमाम धर्मों का इतिहास उठा करके देख लीजिए, सबके टेक्स्ट उठा करके देख लीजिए, सबकी कहानी पता चल जाएगी कितनी पुरानी। किसी की 1000 साल है, किसी की 1400 साल है, किसी की 2000 साल है, किसी की 2500 हो सकती है। आदिवासी आज से 30,000 साल पहले भीमबेटका की पहाड़ियों में, आज भी आपको फोटो गूगल पे जाके करिएगा, भीमबेटका अपने गूगल में सर्च इंजन में डालिएगा, वो पिक्चर्स आज भी आपको दिखाई देंगी और पता चलेगा कि क्या ये कौन से धर्म के मानने वाले लोग हैं। मैं 30,000 साल पुरानी बात कर रहा हूं। वो आकर के 2000-3000 साल पहले कह करे कि सब तो हम ही से निकला है। ये जो सब हमसे निकलने की कहानी है, ये भी एक बड़ा ट्रेजेडी है आदिवासी इतिहास के साथ। और इसीलिए यहां बिरसा को याद करना बेहद जरूरी है कि उन्होंने, अगर उन्हें ये लगता तो उन्हें बिरसायत शुरू करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो किसी भी जो एस्टैब्लिश रिलीजन था उसका हिस्सा बन जाते। लेकिन वो नहीं बने। क्यों नहीं बने? क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस, जो मुंडाओं की रिलीजियस प्रैक्टिसेस है या बाकी आसपास के लोगों की जो प्रैक्टिसेस है, वो किसी रिलीजियस ऑर्डर के दायरे में नहीं आती है। और इसीलिए ये ज्यादा जरूरी है यहां से कह देना कि वो लड़ाई आज भी बदस्तूर जारी है। साथियों, और बिरसा मुंडा की अगर उसको हम लोग एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे तो पता चलेगा कि जिस तरीके से उस दौर में भाषा को लेकर के और बाकी सांस्कृतिक पहचानों को लेकर के, तमाम तरीके की चीजों को लेकर के जो हमले हुए हैं, उन हमलों के खिलाफ, केवल ब्रिटिश पॉलिसीज के खिलाफ नहीं, उन सांस्कृतिक हमलों के खिलाफ भी जो है बिरसा मुंडा की लड़ाई है। उन हमलों में एक और चीज आप देख लीजिए जिसको लेकर के अक्सर पहले बात हो रही थी कि जो है कहा गया कि आदिवासी तो जो है क्रिमिनल है, बाय बर्थ क्रिमिनल वगैरह वगैरह कहानी। आप देखेंगे पता चलेगा कि 1859 और 60 के दौर में, 1857 के जस्ट बाद में ब्रिटिशर्स एक कानून लेकर के आ रहे हैं। कुछ हिस्सों में वो प्रपोज किया था यूनिवर्सली, तो पूरे देश भर में तो 1871 में आता है, जिसे हम लोग क्रिमिनल ट्राइब एक्ट कहते हैं। उस क्रिमिनल ट्राइब एक्ट में कहा गया कि जो लोग अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लगातार बगावत कर रहे हैं, जो कंट्रोल में नहीं है, उन सब को कानून के दायरे में लाया जाए। क्योंकि ये काम ब्रिटिश हुकूमत ब्रिटेन में पहले कर चुकी थी, हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट के नाम पर। और वहां उन्होंने ब्रिटेन में यह कहा था कि जितने भी बेरोजगार हैं, जो लगातार आंदोलन कर रहे हैं, जो फैक्ट्रियों से निकाले गए मजदूर हैं, जो भिखारी हैं या जो सेक्स वर्कर्स हैं, उन सबको लेकर के कहा गया कि ये लगातार डिस्टरबेंस पैदा कर रहे हैं। कोई रोजगार मांगता है, कोई किसी और चीज की डिमांड करता है, इसलिए इन सबको हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट में डाल दिया गया। और हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट में डाल करके वही सिचुएशन बना दी गई कि ये हमेशा स्टेट के सर्विलांस में रहेंगे। वो एक्ट
1859 और 60 में सबसे पहले मेवाड़ में इंप्लीमेंट किया गया और वहां के आदिवासियों पे, खास करके भील और मीणाओं के ऊपर उसे इंपोज किया गया। 1871 तक आते आते उसे देश भर के लोगों पे लागू कर दिया गया। 1949 में जब इसको एक्ट को रिपील किया गया तब 127 कम्युनिटी तो सेंट्रल लिस्ट में थी। 40 के आसपास कम्युनिटीज हैं जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी की लिस्ट में है। इतनी ही कम्युनिटीज हैं जो मद्रास स्टेट की लिस्ट में है। 200 से ज्यादा कम्युनिटीज हैं जो क्रिमिनल ट्राइब एक्ट के दायरे में है। और उस क्रिमिनल ट्राइब एक्ट का बहुत क्लियर कट लाइन था कि हर एक एडल्ट मेल और फीमेल को आपको डेली पुलिस थाने में जाकर के अटेंडेंस देनी है। अगर आपके इलाके में कोई क्राइम हुआ तो उसकी पनिशमेंट आपको मिलेगी, क्रिमिनल चाहे जो भी हो। अगर कोई नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई आपसे की जाएगी। आपके इलाके में कोई गेस्ट आता है तो उसकी इंफॉर्मेशन पहले पुलिस थाने जाएगी। आप अपना गांव छोड़ करके कहीं दूसरी जगह जाएंगे तो उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको पहले देनी होगी। और यह पॉलिसी जो इस देश के लगभग 10% आदिवासियों के ऊपर लागू की गई थी, यह 1949 तक लागू रही। 10% आदिवासी आबादी के ऊपर। और भी कुछ कम्युनिटीज थी जो आदिवासी नहीं थी लेकिन उनके ऊपर भी यह एक्ट लागू किया गया था। सो वो जो एक्ट था, वो टेंडेंसी ऐसा नहीं था कि सिर्फ अंग्रेजी इलाकों में लेकर के आए। पूरा का पूरा प्रिंसली स्टेट्स देख लीजिए। राजस्थान में तो डायरेक्टली अंग्रेजों का रूल भी नहीं है, वहां भी ये एक्ट है। कौन लेकर के आए? तो देसी रजवाड़े लेकर के आए। तो इसीलिए यहां जब हम लोग बिरसा मुंडा के हवाले से इतिहास को खंगालने की कोशिश कर रहे हैं, जो लड़ाई आजादी के पहले शुरू की गई थी वो लड़ाई बदस्तूर आज भी जारी है और उन्हीं सवालों को लेकर के जारी है। इसीलिए इस तरीके के कार्यक्रमों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पिछले 70-75 साल में बहुत कम सेमिनार या ये कह सकते हैं कि इस तरीके की बातचीत, खास करके स्पेसिफिक आदिवासी इश्यूज को लेकर के, आदिवासी पुरखों को लेकर के शायद ये पहली बातचीत है। हमने तमाम तरीके की बातचीत सुनी है। हमारे सिलेबस में आप पूरा सिलेबस उठा लीजिए, क्योंकि आप तो ज्यादातर लिटरेचर के विद्यार्थी, आपके यहां तो फिर भी एक साहित्य में पिछले 15-20 सालों में आदिवासी साहित्य शुरू हुआ है, लेकिन पूरा इतिहास देख लीजिए, आपको कहीं पर भी आदिवासी नजर नहीं आते। खास करके जिन किताबों को हम पढ़ करके यहां तक पहुंचे हैं उनमें एक आदिवासी नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनका योगदान नहीं था, वो इसलिए क्योंकि उसको दर्ज नहीं करना था, क्योंकि वो गैर आदिवासियों में, सिर्फ अंग्रेजों के नहीं बाकियों के खिलाफ ही जाता है। आज 14 नवंबर है, 3 दिन बाद 17 नवंबर को 1913 में मानगढ़ हत्याकांड हुआ था, जहां ऑफिशियली 1500 आदिवासियों को मार दिया गया 17 नवंबर 1913 को। और ये लोग बात क्या कर रहे थे? ये सिर्फ 2-3 बातें कर रहे थे। एक बात कि शराबबंदी जो उन्होंने अपने ऊपर लगा ली थी कि हम शराब नहीं पिएंगे। स्टेट का, मेवाड़ स्टेट का कहना था कि शराब पीनी पड़ेगी। ट्रेजेडी ये है क्योंकि खजाने को नुकसान हो रहा है। आदिवासी कह रहे हैं कि हम शराब छोड़ना चाहते हैं, हम शराब नहीं पिएंगे। स्टेट कह रहा है कि शराब पीनी पड़ेगी, क्योंकि आप पिएंगे नहीं तो खजाने में पैसा नहीं आएगा। और दूसरा, वो अपनी सेपरेट आइडेंटिटी को लेकर के वो लड़ाई लड़ रहे हैं, एक सेपरेट स्टेट को लेकर के लड़ाई। ब्रिटिश हुकूमत चारों ने मिलकर के ओपन फायरिंग की, जिसमें 1500 आदिवासी ऑफिशियली ब्रिटिश रिकॉर्ड्स में शहीद हुए। जो अनऑफिशियल डेटा है उसका तो कोई पता ही नहीं, लेकिन वो किसी किताब में नहीं है। 1922 में सिरोही में एक और ऐसा ही कांड हुआ। 2 गांव थे, लिलुड़ी बड़ली, ये भी भील आंदोलन का हिस्सा है। वहां पर भी 2000 से ज्यादा आदिवासी शहीद हुए, किसी किताब का हिस्सा नहीं है। तो आज की तारीख में बिरसा के हवाले से हम तमाम उन नायकों को याद आज कर रहे हैं, उन तमाम मसलों को आज हम लोग यहां रिकॉल कर रहे हैं कि लड़ाई अभी पूरी नहीं हुई है, लड़ाई अभी जारी है। और वो तब तक जारी है जब तक हमारा ड्यू शेयर, जो हमारा हिस्सा है, वो हमें नहीं मिल जाता।
जिस सभ्यता की कोर में हम हैं, जब तक हम उसके कोर में नहीं आ जाते हैं तब तक वो लड़ाई जारी है। हमारे भाषाई पहचान को बचाने की, हमारी धार्मिक पहचान को बचाने की, हमारी ऐतिहासिक पहचान को बचाने की वो लड़ाई आज भी बदस्तूर जारी है और आज लोग लड़ रहे हैं। तो यही सारी बातें थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कुल जोहार, जय भीम, जय जोहार।